हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल इस गोल में। आज का सेशन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 का यानी विकास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है और कई बार एग्जाम में इस चैप्टर से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए। आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया, वहां से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कई सारे लिंक है। क्लास 12 का बायोलॉजी, क्लास 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी का चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिंक दिए गए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के लिए जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों इस सेशन में हम लोग 14 से 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डार्विन के चयन सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में जीवाणुओं में देखे गए प्रतिजैविक प्रतिरोध का स्पष्टीकरण कीजिए। इस क्वेश्चन में स्पष्टीकरण करने के लिए बोला जा रहा है प्रतिजैविक प्रतिरोध का। तो चलिए हम लोग इनका जवाब देखते हैं। उत्तर में है, रोगजनक जीवाणुओं के विरुद्ध प्रतिजैविक अत्यंत प्रभावी होते हैं, किंतु किसी नए प्रतिजैविक के विकास में 2 से 3 वर्ष पश्चात नए प्रतिजैविक प्रतिरोधी समष्टि में प्रकट हो जाते हैं। कभी कभी एक जीवाणुवीय समष्टि में एक अथवा कुछ ऐसे जीवाणु उत्परिवर्तन युक्त होते हैं जो उन्हें प्रतिजैविक के लिए प्रतिरोधी बनाते हैं। इस प्रकार के प्रतिरोधी जीवाणु तेजी से गुणन व उत्तरजीविता करने लगते हैं। शीघ्र ही प्रतिरोधिता प्रदान करने वाले जीन दूर दूर तक फैल जाते हैं। वह संपूर्ण जीवाणु समष्टि प्रतिरोधी बन जाते हैं। कुछ अस्पतालों में प्रतिजैविक प्रतिरोधी पनपते रहते हैं क्योंकि वहां प्रतिजैविकों का अत्यधिक प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब हो चुका है। हम इतने बड़े इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप लोग समझ सके। तो आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं और इसे लॉन्ग भी बना सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा, बस हम आपको समझाने के लिए इतने बड़ा लिखे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, समाचार पत्रों और लोकप्रिय वैज्ञानिक लेखों से विकास संबंधी नए जीवाश्मों और मतभेदों की जानकारी प्राप्त करें। तो इस क्वेश्चन में जानकारी प्राप्त करने के लिए बोला जा रहा है किसके बीच? तो नए जीवाश्मों और मतभेदों के बीच। तो चलिए देखते हैं। पहले है जीवाश्म, चट्टानों से प्राप्त आदिकालीन इतिहास यानी पास्ट में जीवधारियों के अवशेष या चिन्ह होते हैं। यानी पास्ट के जो चिन्ह होते हैं, मतलब इतिहास में कई सौ साल वाले जो चिन्ह होते हैं, वो उनके बारे में बात हो रहा है। जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवाश्म विज्ञान किसे कहते हैं, ये जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ही पूछा जाए, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। अर्थात जीवाश्म विज्ञान में लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व के जीवधारियों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म विज्ञान में हम लोग 200 वर्ष, 300 वर्ष, 2000 वर्ष यानी करोड़ों वर्ष, 10,000 वर्ष, 50,000 वर्ष पुराने जितने अवशेष है मनुष्य के यानी जितने भी जीवधारी है, जीव जंतु, गाय भैंस, उसके सभी के जीवधारियों के अवशेषों के अध्ययन के बारे में सिर्फ जीवाश्म विज्ञान में ही पढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं। जीवाश्म विज्ञानों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि किस काल में किस प्रकार के जीवधारी पृथ्वी पर उपस्थित थे। तो अभी हम लोगों ने कहा कि 2000 वर्ष, 10,000 वर्ष, 1,00,000 वर्ष जितने भी है ये सब जीवाश्म विज्ञान में आते हैं। तो उन्हीं के थ्रू पता चलता है कि जीवधारी 200 वर्ष पहले कैसे थे या किस जाति के जीवधारी पृथ्वी पर उपस्थित थे। ये सब पता हम लोगों को जीवाश्मों में अध्ययन यानी जीवाश्म विज्ञान में पता चलता है। चट्टानों और पृथ्वी की परती में दबे जीवाश्मों को खोदकर निकाला जाता है। ये सब सिर्फ जीवाश्म विज्ञान में होता है। इन चिन्हों या अवशेषों से जीवधारी की संरचना की परिकल्पना की जा सकती है।
चट्टानों की आयु ज्ञात करके जीवाश्मों की अनुमानित आयु भी ज्ञात कर ली जाती है। अतः वैज्ञानिक जीवाश्मों को जैव विकास के सशक्त प्रमाण मानते हैं। जीवाश्मों के सबसे परिचित उदाहरण आर्कियोप्टेरिक्स तथा डायनासोर हैं। यानी जीवाश्म विज्ञान के सबसे परिचित उदाहरण यानी सबसे ज़्यादा देखा गया उदाहरण है आर्कियोप्टेरिक्स और डायनासोर। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे, यानी बहुत बड़े सरीसृप थे। मीसोजोइक युग में इसका पृथ्वी पर साम्राज्य स्थापित था। इस युग को सरीसृपों का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस युग को? डायनासोर जिस युग में थे वो थे मीसोजोइक युग में। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि डायनासोर किस युग के थे, तो वहाँ पे होगा मीसोजोइक युग। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, तो आप लोग प्लीज़ इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो पूछा जाएगा कि डायनासोर किस युग में उपस्थित थे, तो मीसोजोइक युग में। और यहाँ पूछा जा रहा है कि इस युग को सरीसृपों का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भिन्न आयु के चट्टानों से भिन्न भिन्न प्रकार के जीवधारियों के जीवाश्म पाए गए हैं, जो कि संभवतः उस चट्टान के निर्माण के दौरान उनमें दब गए हैं। वे विलुप्त जीवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पृथ्वी पर जीवन को स्वरूप बदलता रहता है। इथोपिया तथा तंजानिया के कुछ मानव जैसे अस्थियों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। मानव पूर्वजों के जीवाश्मों से मानव विकास का इतिहास ज्ञात हुआ है। तो हम लोगों ने दूसरे क्वेश्चन को देख चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया था कि समाचार पत्रों और लोकप्रिय वैज्ञानिक लेखकों के विकास संबंधी नए जीवाश्मों और मतभेदों की जानकारी दीजिए। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन का हल देख चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा देने का प्रयास कीजिए। तो आइए हम लोग प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा देने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम इनका जवाब देते हैं स्पष्ट तरीके से। तो प्रजाति अकार्यकी रूप से प्रथम व प्रजनन रूप से विलगित व्यष्टियों की एक या ज्यादा प्रकृति समष्टि होती है, जो एक दूसरे से अत्यधिक मिलती जुलती है तथा आसपास में एक दूसरे के बीच स्वतंत्र रूप से प्रजनन करते हैं। तो हम लोगों ने प्रजाति की परिभाषा देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव विकास के विभिन्न घटकों का पता कीजिए। संकेत, मस्तिष्क, साइज और कार्य, कंकालीय संरचना, भोजन में प्रसंदगी आदि के बारे में हम लोगों को पता करना है। तो चलिए जवाब देखते हैं। जवाब में है लगभग 16 मिलियन वर्ष पूर्व ड्रायोपिथिकस तथा रामापिथिकस प्राइमेट्स विद्यमान थे। इसके शरीर पर भरपूर बाल थे तथा ये गोरिल्ला एवं चिंपैंजी जैसे चलते थे। यानी 16 मिलियन वर्ष पूर्व यानी पहले ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस यानी प्राइमेट्स विद्वान थे। ये प्राइमेट्स थे यानी मानव में आते हैं ये सब। इसके शरीर पर भरपूर बाल थे, एकदम गोरिल्ले के तरह, और गोरिल्ला एवं चिंपैंजी जैसे ये चलते थे। इसमें ड्रायोपिथिकस वन मानुष जैसे और रामापिथिकस मनुष्यों जैसे थे। इथियोपिया तथा तंजानिया में अनेक मानवीय विशेषताओं को प्रदर्शित करते जीवाश्म प्राप्त हुए। इससे यह स्पष्ट होता है कि 3 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व मानव जैसे वानरगण यानी प्राइमेट्स पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते थे। ये लगभग 4 फुट लंबे थे और सीधे खड़े होकर चलते थे। लगभग 2 मिलियन वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस अर्थात आदि मानव संभवतः पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में विचरण करता था। होमो हैबिलिस को प्रथम मानव जैसे प्राणी के रूप में जाना जाता है। यानी किसको? होमो हैबिलिस को मानव यानी प्रथम मानव प्राणी के रूप में जाना जाता है।
होमो इरेक्टस के जीवाश्म लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व के हैं। आगे देखते हैं मानव विकास के विभिन्न घटक। तो आइए जानते हैं मानव का विकास कैसे हुआ। विकास के अंतर्गत उपार्जित निम्नलिखित विशिष्ट घटकों यानी लक्षणों के कारण मानव का विकास हुआ। पहला है द्विपाद चलन। मानव पिछली टांगों की सहायता से चलता है। अग्रपाद यानी भुजाएं अन्य कार्यों के उपयोग में आती है। पश्चपाद लंबे और मजबूत होते हैं। कौन? मानव। दूसरा है सीधी मुद्रा। इसके लिए निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं। टांगें लंबी होती है, धड़ छोटा और वक्ष चौड़ा होता है। कशेरुक दंड में लंबर कशेरुकों की संख्या 4 से 5 होती है। त्रिकशेरुकीय समेकित होती है। थर्ड है कशेरुक दंड में कटी आधान होता है। 4 है श्रोणी मेखला चिलमचीनुमा होती है। 5 है खोपड़ी कशेरुक दंड पर सीधी सीधी होती है, महारंध्र के नीचे की ओर होती है। 2 तो हो चुका है। अब तीसरा है मानव विकास का चेहरा यानी फेस। मानव का चेहरा उभर कर सीधा रहता है, इसे ऑर्थोग्नेथस कहते हैं। यानी मानव का जब चेहरा उभर कर सीधा होता है उसे हम लोग ऑर्थोग्नेथस कहते हैं। मानव में भौं के ऊपर हल्के होते हैं। चौथा है दांत सर्वहारी होने के कारण अविशिष्टीकृत होते हैं। इसकी संख्या 32 होती है। दांत की संख्या 32 होती है। मानव पहले शाकाहारी था, बाद में सर्वाहारी हो गया, यानी मांस भी खा सकता है और साग सब्जी भी खा सकता है। तो पांचवा देखते हैं। पांचवा है वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता। मानव के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए रूपांतरित हो गए हैं। अंगूठा ममुख हो जाने के कारण वस्तुओं को पकड़ने व उठाने की क्षमता विकास हुआ। मस्तिष्क व कपाल क्षमता। तो वो देखते हैं प्रमस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क सुविकसित होता है। कपाल क्षमता लगभग 1450 सीसी होती है। शरीर के भार व मस्तिष्क के भार के अनुपात सबसे अधिक होते हैं। मस्तिष्क के विकास होने के कारण मानव का बौद्धिक विकास चरम सीमा पर पहुंच गया है। इससे अक्षरबद्ध वाणी, भावनाओं की अभिव्यक्ति, चिंतन, नियोजन एवं तर्क संगतता की अनुपूर्ण क्षमता होती है मानव में। सातवां है द्विनेत्री दृष्टि। द्विपाद गमन के फलस्वरूप इसमें द्विनेत्री तथा त्रिविमदर्शी दृष्टि पाई जाती है। आठवां है जनन क्षमता में कमी। शरीर पर बालों की कमी, घ्राण शक्ति में कमी, श्रवण शक्ति में कमी आदि अन्य विकास लक्षण है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि मानव विकास के विभिन्न घटकों का पता करें। संकेत में था मस्तिष्क साइज और कार्य कंकाल संरचना, भोजन में पसंदगी। तो हम लोगों ने उससे भी ज़्यादा बढ़कर उनके बारे में डिटेल किया कि मस्तिष्क साइज कितना था। तो 1450 सीसी ये लगभग उनका ये क्षमता था। और कंकाल संरचना भी जाने, भोजन का मतलब पसंदगी, पहले वो क्या खाते थे अब वो क्या खाने लगे, नेत्र कैसे देखते हैं, वो क्या क्या मतलब उनमें क्या क्या कमी है जिसके कारण वो एक मानव बना पूरी तरह से जो अभी है। तो हम लोगों ने इनके बारे में भी डिटेल पढ़ चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है इंटरनेट यानी अंतर्जाल तंत्र या लोकप्रिय विज्ञान लेखों से पता कीजिए कि क्या मानवतर किसी प्राणी में आत्मसंचेतना थी। तो आइए जानते हैं। प्रकृति उपयुक्तता को चुनती है। प्रकृति उपयोगिता को चुनती है तथा कथित उपयोगिता प्राणी की विशिष्टताओं पर आधारित होती है जो वंशानुगत होती है। अतः चयनित होने तथा विकास हेतु निश्चित ही एक आनुवंशिक आधार होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि वे जीवधारी यानी प्राणी प्रतिकूल वातावरण में जीवित रहने से
बेहतर अनुकूलित होते हैं। अनुकूलन क्षमता वंशानुगत होती है। अनुकूलन के लिए प्राणियों की आत्म संचेतना महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। अनुकूलनशीलता एवं प्राकृतिक चयन को अंतिम परिणाम उपयुक्तता है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार अनेक प्राणियों में मानवोत्तर आत्मसंचेतना पाई जाती है। तो यह क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंटरनेट यानी अंतर्जाल तंत्र संसाधनों का उपयोग करते हुए आज के 10 जानवरों और उसके विलुप्त जोड़ीदारों की सूची बनाइए, दोनों के नाम दे। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उत्तर में लिखे हैं पहले आधुनिक एवं विलुप्त जोड़ीदार प्राणी। तो यहाँ पे आधुनिक है यानी मॉडर्न एनिमल, और यहाँ पे जोड़ीदार विलुप्त है प्राणी। तो पहला है मेढक सदृश आधुनिक उभयचर, और इसके जोड़ीदार है जो विलुप्त हो गए हैं सीलाकैंथ। दूसरा है आधुनिक सरीसृप यानी छिपकली मगरमच्छ, तो इसके जोड़ीदार है सेमोरिया। तीसरा है आधुनिक पक्षी जिनके जोड़ीदार विलुप्त हो गए हैं ऑर्कियोप्टेरिक्स, जो विलुप्त हो गए हैं। चौथा है होमो सैपियंस सैपियंस, तो इनके जोड़ीदार है क्रो-मैग्नॉन मानव। चौथा है घोड़ा, तो इनके जोड़ीदार है जो विलुप्त हो गए हैं इओहिप्पस, जो विलुप्त हो गए हैं। छठा है कंगारू प्रोटोथीरिया स्तनी, जो विलुप्त हो गए हैं। सातवां है उड़न गिलहरी, जिनके जोड़ीदार विलुप्त हो गए हैं वो है उड़न पैलेंजर। आठवां है जो विलुप्त हो गए हैं शिशुधानी चूहा, जिनके जोड़ीदार विलुप्त हो गए हैं वो है चूहा। नौवां है चींटीखोर, जिनके जोड़ीदार विलुप्त हो गए हैं वो है नमबैट। और 10वां है जिनके जोड़ीदार विलुप्त हो गए हैं लीमर, और इनके जोड़ीदार विलुप्त हो गए हैं वो है धब्बेदार कसकस। तो ये हम लोगों ने हल कर चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है विविध जंतुओं और पौधों के चित्र बनाइए। तो हम लोगों ने विभिन्न जंतुओं और पौधों के चित्र बनाए हैं। जंतुओं में यूग्लेना, स्पंज, हिड्रा, एस्केरिस, केचुआ, जोक, बिच्छू, हाउस फ्लाई, समुद्री घोड़ा, स्कोलियोडोन, कबूतर, कोबरा, चिंपैंजी, अंगूठान, छिपकली, स्टारफिश, ये सब के मतलब हम लोगों ने फिगर देख चुके हैं। अब देखते हैं पौधों के। तो पौधों में है मशरूम, फर्न, काय, यूलोथ्रिक्स, पाइनस, ये सब का फिगर बनाना है। तो चलिए आप लोग इसे देखकर बना सकते हैं या फिर बुक से देखकर बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 है अनुकूलनी विकिरण के एक उदाहरण का वर्णन कीजिए। तो आइए इनका वर्णन करते हैं। अनुकूलनी विकिरण एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण कहते हैं। अनुकूलनी विकिरण किसे कहते हैं? हो सकता है कि एग्जाम में पूछे जाइए क्वेश्चन। जैसे में है ऑस्ट्रेलियाई मार्सपियल यानी शिशुधानी प्राणी विकिरण। इनका फिगर दे चुका है। पहले है कैंगेरू, फिर है मार्सुपियल रेट, फिर है एंटीटर बैंडेड, फिर है टाइगर कैट। ये सब फिगर दिए हुआ है जो मतलब शुरू कहाँ से हुआ और अंत कहाँ पे हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है अधिकांश मार्सपियल एक समान पूर्वज से विकसित हुए। सभी मार्सपियल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में विकसित हुए। जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रकट होते हैं तो इसे हम लोग अभिसारी विकास कहते हैं। तो हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए, तो पूरा प्रिपरेशन करके जाना है हम लोगों को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या हम मानव विकास को अनुकूलनीय विकिरण कह सकते हैं? तो जवाब देखते हैं। जवाब में है नहीं, मानव विकास को अनुकूलनीय विकिरण नहीं कह सकते, क्योंकि होमो सेपियंस की जनक जातियां प्रगामी विकास द्वारा एच हैबिल्स, एच
इरेक्टस से विकसित हुई है। तो हम लोग मानव विकास को अनुकूलनीय विकास नहीं कह सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत तक बने रहिए। हम लोग अंत में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विभिन्न संसाधनों जैसे विद्यालय का पुस्तकालय या इंटरनेट तथा अध्यापक से चर्चा के बाद किसी जानवर जैसे कि घोड़े के विकास ये चरणों को खोजे। तो जवाब देखते हैं। घोड़े का उद्भव लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले हुआ। कब हुआ था? 60 करोड़ वर्ष पहले पूर्वी उत्तरी अमेरिका में इयोसीन युग में हुआ था। इसके विकास के विभिन्न अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। तो देखते हैं। पहला है इयोहिप्पस। इसका उद्भव इयोसीन युग में हुआ था। इस युग का घोड़ा लोमड़ी जैसा व 30 सेमी ऊंचा था। इसका सिर व गर्दन अत्यंत छोटे थे। यह पत्तियां, घास आदि खाता था। इसका उग्रपाद 4 क्रियात्मक उंगली युग्मक था, किंतु पश्चपाद में सिर्फ 3 उंगलियां थीं। दूसरा है मीसोहिप्पस। यह ओलिगोसीन युग का घोड़ा था। इसका आकार भेड़ जैसा था। वह इसके अग्र तथा पश्चपाद 3 उंगली युक्त थे। मध्य वाली उंगली अपेक्षाकृत ज्यादा बड़ी थी, जो संभवतः शरीर का बोझ वहन करती थी। तो 2 हम लोगों ने देख चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले। अगला है मेरिचिप्पस। यह मायोसीन युग का था। यह वर्तमान के टट्टू जितना ऊंचा था। वह दोनों टांगे 3 उंगलियां युक्त थी। इसके सिर्फ मध्य वाली उंगली ही पृथ्वी तक पहुंचती थी। यह तेज दौड़ सकता था। चौथा है प्लायोहिप्पस। यह प्लायोसीन युग का था। यह 1 उंगली वाला घोड़ा था। पांचवा है इक्वस। यह प्लायोसीन युग का घोड़ा था। इसकी ऊंचाई 1.50 मीटर थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया था कि विभिन्न संसाधनों जैसे कि विद्यालयों का पुस्तकालय या इंटरनेट अध्यापक से चर्चा के बाद किसी जानवर जैसे कि घोड़े के विकास चरणों को खोजे। तो हम लोगों ने घोड़े के विकास के 5 चरण को ढूंढे हैं और हम लोगों ने लिखे हैं। तो चलिए अब हम लोगों का बुक से जो 10 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग कुछ जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन उनको हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट है लुई पास्चर के हंस ग्रबा फ्लक्स यानी स्वान नेक फ्लक्स प्रयोग से सिद्ध होता है। ऑप्शन है जीवात जीवोत्पत्ति, दूसरा है अजीवात जीवोत्पत्ति, तीसरा है आकस्मिक उत्पत्ति और चौथा है विशिष्ट सृजन। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए जीवात जीवोत्पत्ति। लुई पास्चर के हंस ग्रेबा फ्लक्स प्रयोग से सिद्ध होता है कि जीवात जीवोत्पत्ति। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है। पुनरावृत्ति सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो इनका जवाब देखते हैं। ऑप्शन डी है हीकल। हीकल ने पुनरावृत्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तीसरा है पुनरावर्तन के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। तो इनका जवाब है ऑप्शन सी जीवन वृत्त में जाति वृत्त प्रतिबिंबित होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत जीवन की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है। तो आइए हम जवाब देखते हैं। ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिनका सिद्धांत जीवन से उत्पत्ति से संबंधित नहीं है, जीवन की उत्पत्ति से। तो इनका जवाब है ऑप्शन डी माल्थस। माल्थस जीवन की उत्पत्ति से संबंधित उनका कोई भी सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सिर्पों एवं पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी मानता है। तो इनका जवाब है ऑप्शन बी आर्कियोप्टेरिक्स।
आर्कियोप्टेरिक्स को सरीसृपों एवं पक्षियों को जोड़ने वाली कड़ी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चिड़ियों के पंख तथा घोड़े की अगली टांगें दर्शाती है। तो इनका जवाब है ऑप्शन बी, समझाता। क्वेश्चन नंबर 7 है, आकस्मिक आनुवंशिक परिवर्तन को कहते हैं। तो इनका जवाब है ऑप्शन ए, उत्परिवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास का उत्परिवर्तनवाद निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था। विकास का उत्परिवर्तनवाद, तो इनका जवाब ढूंढना है कि किसने प्रतिपादित किया। तो इनका जवाब है ऑप्शन सी, ह्यूगो डी ब्रिज ने विकास का उत्परिवर्तनवाद को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व है। तो इनका जवाब है ऑप्शन सी, आनुवंशिक विभिन्नता। जैव विकास में उत्परिवर्तन का महत्व है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डार्विन फिनचेज उदाहरण है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, अनुकूली विकिरण का। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में किस सिद्धांत को डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया था। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, जनन प्रबल की निरंतरता। ये डार्विन ने प्रतिपादित नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे मानव होगा। आधुनिक मानव का निकट संबंधी है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, चिंपैंजी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मानव है। तो इनका जवाब है ऑप्शन ए, निएंडरथल मानव वास्तविक मानव है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।